जोहार, नमस्कार, प्रणाम। लोग कहते हैं, लोग नहीं, बड़े बड़े विचारकों ने कहा कि जब सत्ता का नशा लोग पर जब छाता है या किसी पर भी छाता है और अगर उसका बुद्धि और विवेक काम करना छोड़ दे तो वो क्या न्याय, क्या अन्याय, क्या सही, क्या गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। और नहीं निर्णय करने के कारण उसका जो भुगतना पड़ता है वो झारखंड, वो पूरे विश्व के आवाम को, देश के आवाम को, राज्य के आवाम को, मतलब कहने का मतलब है कि वहां का मुखिया जो है वो कौन है और मुखिया जो कार्य करता है उसके पूरे राज्य के आवाम को भुगतना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूं अपने राज्य के मुख्यमंत्री की, अपने राज्य के मुखिया की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ नीतियां ऐसी बन रही हैं, कुछ कुछ नियमावली ऐसे बन रहे हैं जो राज्य के हित में है ही नहीं, राज्य के लोगों के हित में नहीं है, राज्य के विद्यार्थियों के हित में नहीं है, राज्य के आवाम के हित में नहीं है, राज्य के जनता के हित में नहीं है। मैं आज वही नीति पे बात करने के लिए लाइव आया हूं। लेकिन एक कथन रामधारी सिंह दिनकर का कथन बहुत अच्छा है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं विवेक मर चुका है। ये पिछलका कार्यकाल में भी यही हाल था और इस कार्यकाल में भी लगा था कि कुछ सुधार होगा, लेकिन नहीं, ये कार्यकाल में भी वही है। क्योंकि इसके आगे पीछे दाएं बाएं जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी मानसिकता से ग्रसित हैं और बाहरी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण इसको राय जो देते हैं वो बाहरियों टाइप का ही देते हैं। ये हेमंत सोरेन की सरकार जो है बहुत ही कमजोर सरकार बनी है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही अपंग है। इतनी अपंग है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अपने पर नहीं ले पाती है। और कमजोर होने के कारण जो शासन प्रशासन है, जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, इनकी बातों को सुनते ही नहीं, अवहेलना कर देते हैं। ये खुद अपंग है, ये खुद इनकी विवेक मर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं स्थानीय नीति की। मैं इसलिए तो पहले 2 वैकेंसीज आए हैं हमारे राज्य झारखंड में, 2 परीक्षाएं होने वाली है हमारे राज्य झारखंड में, और हमारे साथ अलग हुए छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी होने वाली है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी से पता लगाएंगे, उसी से आप समझ सकते हैं कि अपंग हम क्यों बोल रहे हैं, इसको काना, बहरा, लूला, लंगड़ा, इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों बोल रहे हैं, कमजोर सरकार क्यों बोल रहे हैं, ये बातें आप समझ सकते हैं। ये है बिहार का एक नोटिफिकेशन है, बिहार का एक नोटिफिकेशन है, वह एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। 200 पदों पर वैकेंसी है। वहां की जो वैकेंसी उसमें साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि ये जो वैकेंसी भरेंगे वो छत्तीसगढ़ के निवासी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ 2000 में हमारे साथ अलग हुई, लेकिन उन्होंने अपना जो स्थानीय नीति है वो निर्गत कर लिया, अपना स्थानीय नीति बना लिया, स्पष्ट कर लिया। और स्पष्ट करने के कारण उसमें पूरी तरह से लिख देते हैं, जब भी वैकेंसी निकलती है वहां लिख देते हैं कि छत्तीसगढ़ के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का निवासी कौन होगा? या तो खतियान आधारित, या तो भाषा के आधार पर, या किसी भी तरह से जिस आधार से उसकी स्थानीयता निर्गत हुई होगी उस आधार पर। मैंने छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल का भी अध्ययन किया है। वहां कहीं ना कहीं डोमिसाइल लागू है, सर्वे सेटलमेंट लागू है, और उस आधार पर वहां स्थानीयता बनता है, और जो स्थानीयता बनता है वही छत्तीसगढ़ में फॉर्म भर सकता है। आप सोचिए, वहां के छत्तीसगढ़ का निवासी ही फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड में एक दूसरा नोटिफिकेशन झारखंड का है। यहां पर झारखंड पात्रता परीक्षा होने वाली है। झारखंड पात्रता परीक्षा की एक नियमावली है जिसमें देखे होंगे कि बाहरी भाषाओं को बहुत सारा घुसा दिया गया। उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। देखिए, नोटिफिकेशन है, यहां पर अगर जूम करके आप देखेंगे, ये नोटिफिकेशन मैं सार्वजनिक कर दूंगा, डाल भी दूंगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इस फॉर्म को भारत का नागरिक हो, यानी पूरे भारत का नागरिक यहां फॉर्म भर सकता है। पूरे भारत का नागरिक। यही छत्तीसगढ़ जो भारत में है, जो झारखंड के साथ अलग हुआ, उसने अपने स्थानीयता को परिभाषित किया, डोमिसाइल को परिभाषित किया। आज वो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखती है कि यहां छत्तीसगढ़ का निवासी ही फॉर्म भर सकता है। और एक मेरा झारखंड है जो उसके साथ ही अलग हुआ, आज तक ये लिखते आया है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। जितने भी ये हुए,
केवल रघुवर दास के कार्यकाल में जो 1985 के आधार पर जो डोमिसाइल बनी थी, वहीं पर तभी लिखा आता था कि झारखंड का नागरिक झारखंड का स्थानीय निवासी और भारत का नागरिक, ऐसे लिखाता था। और यहां ना तो 1932 रहने दिया, ना तो 1985 रहने दिया, यहां कर दिया बाबा जी का ढाबा, आइए और ले जाइए। ये वाला स्थिति झारखंड की हो गई है। मैं दोनों नीतियों को दिखा रहा हूं आपको, तो समझने वाली स्थिति है कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी नौकरियां बाहर के लोग कैसे नहीं ले जाएंगे। जब स्पष्ट नियमावली में लिखा है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है, तो पूरा भारत के नागरिक आएंगे, फॉर्म भरेंगे, मजे लेंगे। भैया कंपटीशन है, वो पढ़ेंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे, तो बाहर का, बिहार का रहे, यूपी का रहे, बंगाल का रहे, उड़ीसा का रहे, मध्य प्रदेश का रहे, कहीं का भी रहे, वो नंबर तुमसे आपसे ज्यादा लाएगा। आप कितनों ही झारखंडी, खाटी झारखंडी, नंबर आपसे ज्यादा लाएगा तो नौकरी वो लेके चला ही जाएगा। तो ब्रैकेटिंग लगेगा कैसे, रोक लगेगा कैसे, घोरना घोराएगा कैसे? घोरना घोराएगा तब तक नहीं घोराएगा जब तक कि हमारा स्थानीयता लागू नहीं हो जाता। और स्थानीयता लागू होगा कैसे? जिस आधार पर भी लागू हो, चाहे सर्वे सेटलमेंट के आधार पर लागू हो, चाहे जमीन के दस्तावेज के आधार पर लागू हो, लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक है और स्थानीय आधार पर, सर्वे सेटलमेंट के आधार पर यह लागू करना है। और इसकी मुख्य एजेंडा भी रहा है, पहला जो हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो का जो पहला 2019 से लेकर 2024 के चुनाव तक जो मैनिफेस्टो रहा है इसका, कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले स्थानीयता लागू करेगी। कहां है स्थानीयता? और उसके जेएमएम के जो समर्थक है, जो कांग्रेस के समर्थक है, उनको मैं, आरजेडी के जो समर्थक है, जो गठबंधन के समर्थक है, उसको मैं पूछना, अरे तुम कितने अंधर हो चुके हो जी, तुम कितने अंधे हो चुके हो, कितने लूले, कितने लंगड़े हो चुके हो कि तुमको एक दिखाई नहीं दे रहा है? अपने सरकार से तुम सवाल नहीं कर पाते हो, अपने विधायक से तुम सवाल नहीं कर पा रहे हो। क्या दुर्भाग्य, क्या ऐसा परिस्थिति है कि साला सवाल नहीं कर पाते हो तुम लोग? इतना अंधा काहे, क्या देख के इतने अंधे हो गए भाई? तुम्हारा भविष्य चौपट हो रहा है, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य चौपट हो जा रहा है, केवल गुलामी करने में व्यस्त हो, केवल झंडा ढोने में व्यस्त हो। क्या दुर्भाग्य है तुम्हारी? तुम उस पार्टी में हो, तुम उस पार्टी के कार्यकर्ता हो, तुम उस पार्टी के पदाधिकारी हो, तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? हम लोग ने केवल ठेका ले रखे हैं क्या? तुम लोग ने क्यों दबाव सरकार पर नहीं बनाते? क्या 1932 तुम्हारा नहीं है? क्या तुम्हारा स्थानीयता नहीं है? क्या तुम्हारा झारखंड की नौकरी में तुम्हारा अधिकार नहीं है? तुम जो गठबंधन के सरकार के जो समर्थक हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं जेएमएम के समर्थकों से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के समर्थकों से कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं से कह रहा हूं, जेएमएम के नेताओं से कह रहा हूं, जेएमएम के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, गठबंधन के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, गठबंधन के मंत्रियों से कह रहा हूं, गठबंधन के विधायकों से कह रहा हूं। क्या 1932 केवल हम ही लोग का है? केवल दूसरे पार्टियों का है? केवल विपक्ष के पार्टियों का है? नहीं, ये आपका भी है, आपके बाल बच्चों का अधिकार है। आप भी झारखंडी, आपका भी अधिकार है, ये आपकी हक की लड़ाई है। तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आप क्यों नहीं? आज सरकार बने हुए 6 महीने हो गए, दूसरा कार्यकाल का 2.0 का, हेमंत सोरेन के 2.0 का ये 6 महीने बीत गए, और 6 महीने में पिछले जो पेंडिंग है, स्थानीय नीति जो पेंडिंग है, सो आज तक पेंडिंग है। उस पर ना संशोधन हुई, ना किसी तरह का फिर से पेश किया गया। 1932 कहां पड़ा हुआ है, किसी को नहीं ध्यान है। स्थानीयता कहां है, कोई चर्चा नहीं। हमारे एक विधायक जी, माननीय विधायक डुमरी विधायक जो जयराम कुमार महतो है, उन्होंने सदन में कितनी स्पष्टता से उनको प्रश्न भी पूछे, बात भी रखे, लिखित भी मांगे, अब बात भी उठाई, लेकिन क्या प्रक्रियाधीन कह के टाल दिया गया। अरे भैया, कब तक प्रक्रियाधीन करें? कब तक हम इंतजार करें? कब तक छात्र हम लोग छलते रहे? कब तक हमारी नौकरियों को बाहर के लोग लूटते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक हमारी धैर्य, कब तक परीक्षा लीजिएगा? 25 साल हो गए। 25 साल में कहां से कहां राज्य पहुंच गए। हमारे साथ अलग हुए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जिसके पास हमारे से कम मिनरल से, हमारे से कम संसाधन है, वो कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। और हम कहां चले जा रहे हैं भाई? किस गड्ढे में जा रहे हैं, किस खाई में जा रहे हैं? हमारी नौकरियों में जो पहले के लोग आए, अधिकार जमाए थे, आज रिटायर कर रहे हैं। रिटायर करने के बाद फिर वो नौकरियां ले रहे हैं, उसके बाल बच्चे नौकरी ले रहे हैं। हम सोच रहे थे वो रिटायर हो रहे हैं तो हमारा राज्य खाली हो रहा है, उसका स्थान खाली हो रहा है, हम लोग भरेंगे, हमारे झारखंड के बच्चे भरेंगे, हमारे झारखंड के लोग उसमें बैठेंगे उन सीटों में। लेकिन फिर उस पर डाल दिया जा रहा है भाई, फिर उसी को कुर्सी पर बैठा दे रहे हो भाई, गलत नीतियों के कारण। भैया हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम अपील कर रहे हैं, हम ये अपील करते हैं कि भैया सारा काम, जितना दुनियादारी का काम है आपका, सरकार का एजेंडा का, हम कुछ नहीं पूछेंगे, पुलिया सड़क वगैरह हम कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ हिसाब किताब नहीं मांगेंगे। सबसे पहले आप स्थानीय निर्गत करो भाई,
सबसे पहले स्थानीय निर्गत करो, 7 काम छोड़ के स्थानीय निर्गत करो, और स्थानीय निर्गत करने के बाद एक नियोजन नीति बनाओ, उसके बाद कोई दूसरा काम करना। हम तब तक कुछ भी आवाज नहीं उठाएंगे, एक भी हम आपके बाद ये नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन पहले 2 काम जरूर करो। पहला काम करो कि स्थानीय कौन है झारखंड में, झारखंडी कौन है, एक स्पष्ट स्थानीय नीति जरूर बना के लाओ। वो खतियान आधारित, खतियान के दस्तावेज के आधार पर, जमीन के दस्तावेज के आधार पर, सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, जैसे भी करना हो 4-5 कॉलम लगा के 1964 के अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक, 1932 को डेडलाइन मानते 1964 तक, और एकदम निर्गत करो भाई। बहुत अत्याचार हो गया, बहुत जुल्म हो गया। इतना जुल्म, इतना शोषण किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है, किसी भी राज्य के साथ नहीं हो रहा है। झारखंड के लोगों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। और ये नरसंहार कोई तलवार से नहीं, कोई बंदूक के नोक पर नहीं हो रहा है, ये कलम के नोक पर किया जा रहा है। और ये सोची समझी साजिश से, सोची समझी साजिश के तहत है। आप सोचिए, जिन लोगों ने हमारे झारखंड के साथ इतना सालों तक शोषण किया, फिर रिटायरमेंट होने के बाद उनके बच्चे अब उन सीटों पर बैठेंगे, भरे जाएंगे, तो फिर हम लोग के साथ कितना साल तक वो लोग शोषण करेंगे। आप सोचिए, जिनकी मानसिकता बाहरी मानसिकता है, वो लोग कैसे शोषण करेंगे आने वाली पीढ़ियों के साथ, आप समझ सकते हैं। और गलतियां कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जनता कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं। अरे भैया, कौन सा अफीम चख लिए हो तुम लोग? कौन सा अफीम इस गठबंधन के सरकार ने तुम लोग पिला दिए हो कि तुम लोग से एक आवाज नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से? कौन सा तुम्हारा खजाना भर दिया तुम्हारे मुंह में, जैसे एक आवाज नहीं निकलता? कहीं लोहा पिघला कर गला में तो नहीं ना डाल दिया तुम लोग को? अरे भाई, विरोध करो, अपने सरकार के खिलाफ बोलो। खिलाफ नहीं बोल सकते हो तो उसको बताओ, उसको जताओ कि भाई तुमको बैठाए हैं, ठीक है, विकास का काम बाद में करिए, पहले ये मेरे बच्चों की बात है। क्या तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी जरूरी नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे झारखंड में? क्या तुम्हारे बच्चे सीधे विदेश चले जाएंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाएंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाएंगे, और पढ़ के वो विदेशों में नौकरी करेंगे, यूरोप में, अमेरिका में? क्या झारखंड में नौकरी वो लोग नहीं करेंगे? क्या जेपीएससी के लिए फाइट नहीं करेंगे? क्या जेएसएससी सीजीएल के लिए फाइट नहीं करेंगे? जेएसएससी के जितने एग्जाम होंगे, क्या तुम्हारे जो जेएमएम के समर्थक है, जो गठबंधन के समर्थक है, जो कांग्रेस के समर्थक है, जो आरजेडी के समर्थक है, क्या आपके बच्चे नौकरियों के लिए फाइट नहीं करेंगे? अगर फाइट करेंगे भाई, तो नौकरियां रहेगी तब तो फाइट करेंगे। कितना कंपटीशन को ये लोग बढ़ा दे रहे, कितना कंपटीशन को बढ़ा दे रहे। सोच के देखिए, जिस रघुवर दास के कार्यकाल में जब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम निकला था, जब 1985 का ही कट ऑफ था, उस समय 3,44,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। उस समय फॉर्म आया, उस समय 3,44,000 लोगों ने फॉर्म भरा। जब ये 1985 भी हटा दिया, 1932 तो लागू हुआ नहीं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट खतियान कुछ तो लागू हुआ नहीं, अब 1985 को भी हटा दिया। तो अब यहां से जेएसएससी सीजीएल का एक उदाहरण से समझिए कि 6,66,000 लोगों ने कम से कम फॉर्म भरा है, लगभग 6,66,000, यानी 2 गुना। ये 2 गुना कहां से आया भाई? क्योंकि उस समय एक कटअप का पैमाना तय किया गया था, एक स्थानीय नीति थी, किसी भी तरह का थी, एक स्थानीय नीति थी, जिसमें सोच के देखिए 85 के कटअप में 50% लोग कम हो गए थे, 50% कंपटीशन कम हो गया था, झारखंड के बच्चे ही ज्यादातर भरे हुए थे। 1985 के मात्र 30 साल का कटअप को लिया गया था। सोचिए, अगर मान लिया जाए अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक पूरी सरकार अगर लागू करती है स्थानीय नीति, तो कितना हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे आ जाएंगे, अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे हैं उसमें फाइट करेंगे, और वो कंपटीशन बढ़कर कितना हो गया? 6,66,000। एक हम छोटा सा एक फॉर्म का उदाहरण दे रहे हैं, एक जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम का उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझिए मेरे भाई बंधु, झारखंड के जितने जनमानस हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, समझ में आपको चीजें नहीं आ रही तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, और हम अगर समझा रहे हैं भाई, राजनीति आप बाद में भी कर लीजिएगा, राज्य रहेगा, आपका शासन रहेगा, आपका प्रशासन रहेगा, आपके लोग सत्ता पे रहेंगे, आपके लोग कुर्सी में बैठेंगे, तो शासन आप बाद में भी कर लीजिएगा, झंडा आप बाद में भी ढो लीजिएगा। लेकिन ये पूरा फ्यूचर की बात है, पूरा भविष्य इसमें चौपट हो रहा है। सोच के देखिए ना, 25 सालों के झारखंड में आप तुलना करिए ना छत्तीसगढ़ से। सामने है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी नौकरियां निकाल रही है। ये नोटिफिकेशन जो मैं छत्तीसगढ़ वाला दिखा रहा हूं अभी, वो 25/5 का नोटिफिकेशन है, और लगभग इसी टाइम में हमारा जो है झारखंड पात्रता परीक्षा का भी ये बना, सेम डेट में, सेम टाइम में उसका बन रहा है, जो लिख रहा है कि छत्तीसगढ़ का निवासी ही फॉर्म भर सकता है, और हमारा फॉर्म निकल रहा है झारखंड में, जिसमें लिख दे रहा है पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है।
हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे झारखंड, किस लिए झारखंड बनाया भाई? अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। सभी लोग से, पक्ष वाले से भी और विपक्ष वालों से भी कहना चाहते हैं कि भैया इसमें देरी ना किया जाए, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, अगर नहीं लागू हो रही तो उसको वापस लिया जाए और वापस लेके फिर से एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाए के पास किया जाए। लेकिन जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो भाई, सबसे पहले पहला काम, 7 काम छोड़ के हम विनती करके, निवेदन करके भी कहते हैं और चेतावनी देके भी ये कहते हैं कि भैया जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हेमंत सोरेन के सरकार में जितने भी शामिल हैं, गठबंधन के सरकार में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनके समर्थक सुन रहे हैं, या पक्ष हो या विपक्ष, जो भी हो, जिस तरह से भी हो, पहले हमारे स्थानीय नीति लागू कीजिए। इसके बिना झारखंडियों का कोई भविष्य नहीं है। आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 साल का कार्यकाल में अगर इस तरह की नियुक्तियां होती रही तो हम आपके गारंटी के साथ जितने 2019 से 2024 तक हेमंत सोरेन की जितनी भी नियुक्तियां हुई, सभी नियुक्तियों में आप देखिएगा उठाकर जनरल के सीटों में 90% बाहर के लोग घुसे हैं। जनरल के सीटों में, याद करिएगा, जनरल के सीटों में 90% बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और भी विभिन्न राज्यों के, यहां तक कि केरल के लोग भी आके घुसे हैं। केरल तो छोड़ दिए, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह के राज्य के लोग यहां आके घुसे हैं। टीचर के वैकेंसी में घुसे हैं, अन्य राज्य के जितने भी वैकेंसी में, तमाम तरह के वैकेंसियों में 90% जनरल के सीटों में लोग घुस गए। तो भैया हमारा बैरिकेडिंग कैसे लगेगा? जनरल के सीटों में तो छोड़ दिए, रिजर्वेशन के सीटों में, रिजर्व सीटों में हमारे बाहर के लोग घुस गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना के। क्यों? फर्जी स्थानीयता बनाना अभी झारखंड में सबसे आसान काम है। किसी भी प्रज्ञा केंद्र में आप चले जाइए, वहां कहिए कि हमारा यहां पर ना डोमिसाइल है, ना किसी तरह का कोई चीज, किसी तरह का बैरिकेडिंग नहीं रखा गया। आप जाइए, बोलिए हमको डोमिसाइल बनाना है, पहले दफा वो मना करेगा। आप बोलिएगा कि 500 की जगह हम 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, हमको बना के दे दीजिए। हम 200% आपको लिख के, हम उदाहरण देख बताते हैं, हमको बोलिए, हम बना के दे देंगे कहीं से भी। बहुत इजी तरीके से बन रहा है। बल्कि इसका एक सिंडिकेट बना हुआ है, रांची में, धनबाद में, बोकारो में एक सिंडिकेट काम कर रहा है, बाहर के छात्रों का यहां पर स्थानीय बनाने का सिंडिकेट काम कर रहा है। और बड़े चाव से बाहर के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे पटना के इंस्टीट्यूट में, मैं पटना में रह चुका हूं, मैं पटना में तैयारी कर चुका हूं, मैं पटना में पढ़ चुका हूं, वहां के इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अरे झारखंड में कैसे नौकरी लेना है, कैसे घुसना है। सबसे इजी झारखंड में, सबसे कम कंपटीशन झारखंड में। सोचिए, वहां बताया जाता है, वहां ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जाता है कि झारखंड में सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। एक सिंडिकेट वहां भी लगा हुआ है कि जो छात्र बिहार के हैं, अगर झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं, वहां डोमिसाइल बनाना चाहते हैं, तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं उससे, आपको डोमिसाइल बना के दे देगा। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाता है, किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाता है कि आप 1932 का खतियान लेके आइए, चाहे आप 1908 का खतियान लेके आइए, चाहे आप 1954 का खतियान लेके आइए, चाहे 1964 का सर्वे सेटलमेंट लेके आइए, किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। आप केवल यहां कर हैं, आप एक मुखिया से चाहे किसी से प्रमाणित करके ले आइए, आपको बना के दे देगा। अरे इतना तो दूर छोड़ दीजिए, मुखिया से भी प्रमाणित ये लोग नहीं कराता है, मुखिया से भी प्रमाणित नहीं कराता है। केवल और केवल ये क्या करता है, किसी के वंशावली, जैसे हम दिए हैं स्थानीय बनने के लिए, तो हम अपना खतियान दिए होंगे, अपना जमीन का रसीद, अपना जो भी दस्तावेज दिए होंगे। प्रज्ञा केंद्र वाला क्या करता है कि अगर हम 4 भाई हैं तो उसी में एक और भाई का नाम ऐड कर दिया जाएगा। कोई बिहार का यादव है, उसको यादव लड़का है, यहाँ के यादव के किसी डोमिसाइल में उसको जोड़ के और स्थानीयता, पूरा फर्जीवाड़ा को हम एक एक करके जानते हैं कैसे कैसे फर्जी हो रहा है। तो इसकी रोक कैसे लगेगी? इसका विकल्प मात्र है कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक सभी सर्वे सेटलमेंट को शामिल करते हुए अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय निर्गत किया जाए। नहीं तो हम झारखंडियों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। हम पूरी तरह से फिर से जैसे औपनिवेशिकवाद का हम लोग गुलाम हुए थे, जस्ट लाइक हम लोग कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों के लोगों का गुलाम होंगे, झारखंडी गुलाम होगा, झारखंड के लोग इसी तरह घिसते पिटते मर जाएगा। क्योंकि एक बार जब नियुक्ति होगा तो कहीं ना कहीं 60 से 62 साल में जाकर रिटायरमेंट होगा उसका। सोचिए क्या होगा, आप सोचिए बैठ के। आपके बच्चों का सवाल है,
जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जागरूक, एक एक लोगों को जागरूक कीजिए कि इसके बिना कोई विकल्प नहीं हमारे पास। जितनी भी नौकरियां आप निकाल रहे हैं भैया, हम बार बार कह रहे हैं, 2019 से आपको कहते आ रहे हैं, 2024 तक कहिए, और 2024 से 2025 में भी आपको कह रहे हैं कि भैया भले 2 महीना टाइम लग जाए, स्थानीय नीति बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 10 सालों का काम नहीं है, 5 सालों का काम नहीं है। अगर सरकार पूरी मेहनत और शिद्दत से लगे तो ये 3 महीनों की काम है। 3 महीने नीतियां बनी हुई है, कुछ उसमें संशोधन करना है। ये लागू होने के बाद सारा वैकेंसीज निकाला जाए, सारे वैकेंसियों को भरा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। हम किसी तरह की बातें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम सरकार से बस यही विनती करते हैं और आगाह भी करते हैं कि भैया ये झारखंड के जनमानस, झारखंड के आवाम की आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं, ये मेरी पीड़ा नहीं, ये मेरा दर्द नहीं है, या हम केवल अपना दर्द नहीं सुना रहे हैं या अपना दर्द नहीं बता रहे हैं। हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंडियों की बात कर रहे हैं, झारखंड के हर बच्चा, हर युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। इस बात को ये समझिए, जानिए और लोगों को जागरूक किए कि हमारे स्थानीय नीति कितना जरूरी है, हमारे लिए नियोजन नीति कितना जरूरी है। आज आपका 75% जिसने बोला, 75% जो प्राइवेट कंपनियों में आपने बोला था कि हम नौकरी देंगे, वो तो टाइटा फीस हो गया, उसको तो हाईकोर्ट ने आपका खारिज कर दिया। सबसे पहले तो आपने गलत नीतियां ही गलत बनाते हैं, नियमावली ही गलत बना देते हैं। स्थानीय कौन है परिभाषित हुआ नहीं, आप लागू कर दिए कि 75% यहाँ के लोगों को मिलेगा। अरे भैया, स्थानीय कौन है वो तो परिभाषित कर लीजिए, स्थानीय कौन है वो तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, झारखंड में झारखंडी कौन है वो तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद तो लागू कीजिए ना। रोका किसने है? 75% नहीं है तो घटा दीजिए। 75% में कानून अगर नहीं बन पा रहा है तो 60% में बनेगा, 60% में नहीं बनेगा तो, लेकिन बनेगा काहे नहीं, प्राइवेट कंपनी काहे नहीं बनेगा? अरे स्पेशल प्रोविजन लाइए, हमसे पूछिए भैया, हम बता देंगे। आंध्र प्रदेश जैसा राज्य, कर्नाटक जैसा राज्य अपने लिए नौकरियों में 100% रिजर्व किया है ना। स्पेशल प्रोविजन लाइए, स्पेशल प्रोविजन लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए। क्यों? झारखंड से वो बाहर थोड़ी जाएगा, उसको भी तो सत्ता चाहिए, उसको भी तो झारखंड से सीटें चाहिए। और अगर आप एक बार दबाव तो बनाइए, नहीं तो झारखंड की जनता तो देख ही रही है। जिस तरह से 2024 में उखाड़ के फेंकी है, सत्ता से बाहर फेंकी है, तो फिर बीजेपी को अगर नहीं मानेगी तो 2029 में भी उखाड़ के सत्ता से बाहर फेंकेगी। इसलिए भैया स्पेशल प्रोविजन लाइए और यहाँ के नौकरियों में यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित कीजिए। सरकारी हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे भाई, हम लोग जितना अधिकार है उतना ही मांग रहे हैं। हम नहीं कहते सी और डी की नौकरियों में 100% लोग कहते हैं, लेकिन 100% की मांग हम नहीं करते हैं। हम 90% सी और डी की नौकरी रिजर्व कर दीजिए ना। और अगर जो ऑफिसर्स के पद हैं, ऑफिसर्स के पोस्ट में हमारे 75% ही कर दीजिए रिजर्व। स्पेशल प्रोविजन लाइए ना भैया कि झारखंड एक नया राज्य है, मिनरल स्टेट राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शोषण हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है। ये तर्क दे के लाइए ना स्पेशल प्रोविजन। भाई रोका किसने है? स्पेशल प्रोविजन ला के और उसको लागू करवाइए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए कि यहाँ के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन लाया जाए, या 10 सालों के लिए तो कम से कम करिए, ताकि हमारे जो खाली सीटें हैं वो भर सके हमारे लोगों से। जब हमारे लोग कुर्सियों पर बैठेंगे तो हमारे राज्य के हित के बारे में सोचेंगे, हमारे विकास के बारे में सोचेंगे, हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क के बारे में सोचेंगे। जब तक हमारे लोग हमारी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तब तक एक बात जान लीजिए, सत्ता पे ऊपर पर आप कायम रहेंगे, लेकिन चलाएगा ब्यूरोक्रेसी ही। ऐसे भी लोकतंत्र में बोला जाता है कि नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो असली राजा होता है, और जो नेता, जो विधायक, जो मुख्यमंत्री हैं वो राजा नहीं होते, वो परमानेंट राजा नहीं होते, वो आते जाते रहते हैं। और यहाँ के जो बाहरी मानसिकता के जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स लोग बैठे हुए हैं, जो नौकरशाही बैठे हुए हैं, इस बात को पूरी तरह से, इस हकीकत को जानते हैं कि सरकार चाहे किसी का बने, चाहे सरकार हेमंत सोरेन का बने, चाहे सरकार बाबूलाल मरांडी का बने, चाहे सरकार रघुवर दास का बने, चाहे सरकार जयराम महतो का बने, लेकिन असली राजा तो हम ही लोग होंगे। तो इस राजा, जो असली राजा, जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही बैठे हुए हैं, जो नौकरशाही बैठे हुए हैं, ये अपने आप को असली राजा मानते हैं। इनको आभास कराना पड़ेगा कि तुम असली राजा